be act as a, or it will be a basis, or it will be a input to your emergency action plan। ठीक है, क्योंकि आप जब असेसमेंट करेंगे या हजार्ड सर्वे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे हर एक जगह का जहां आपको लगता है, या ये में तो ऐसे समझो कि हर एक एक्टिविटी को आप कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है जो आप नहीं सोचेंगे। So you touch up every activities on the site, you anticipate everything, ठीक है। और आप हर एक एक्टिविटी के बारे में सोच रहे हैं और उसके इम्पैक्ट की स्टडी करोगे। फॉर एग्जांपल कि उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, व्हाट इम्पैक्ट सच एक्टिविटी कुड हैव ऑन द health and safety of a person working on the site, on the environment, और ठीक है, ये दो। और दो, आप प्रॉपर्टी डैमेज उसी में आ जाएगा। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी डैमेज जो भी है, प्रॉपर्टी लॉस, तो आप आपका हेल्थ और सेफ्टी और एनवायरनमेंट दोनों में आ जाएगी वो चीजें। अगर आप यू आर स्टडीइंग सच इम्पैक्ट, तो आपको सबसे पहले तो हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो क्या क्या कहाँ पर क्या, विच एरिया, areas you will go through for identification of hazard। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, देखते क्या क्या है। द प्रोसेस ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट shall involve thorough review, ठीक है। that should include the following points। क्या क्या चीजें, जैसे पे ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम साइट की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ फैक्ट्री की नहीं है, ये ध्यान में रखना। तो अगर साइट पे ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होंगे, ठीक है, यानी उनका मूवमेंट हो रहा है हर तरह के, यू कैन कंसिडर एनी काइंड ऑफ व्हीकल्स विच कैन एंटर, विच आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम द साइट। समझ रहे, ऐसे नहीं कि वो माल ढुलाई के लिए ही आ रहे हैं, ट्रक हो या लोडर हो या डंपर हो, लेकिन पैसेंजर व्हीकल भी या एम्प्लॉय को लाने वाली जो गाड़ियां है वो भी, सभी कंसिस हर चीज को कंसिडर करना है। तो जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मटेरियल्स हैंडलिंग, होइस्टिंग, इक्विपमेंट और प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, मटेरियल स्टोरेज, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग एक्टिविटीज। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको सभी एक्टिविटी को कंसिडर करना है। उसमें सभी चीजें आ गई हैं। बाद में है एनवायरमेंटल कंसर्न, ये तो एक्टिविटी जो आपको समझ में आ रहा है। दूसरा मैं बताया, एनवायरमेंटल कंसर्न का मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं एनवायरमेंट के ऊपर। ये जो वॉट एवर एक्टिविटी, ऑनगोइंग एक्टिविटी, या आपका जो भी डेवलपमेंट वर्क है या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है, तो उस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट में या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में या जो यानी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में वॉट एवर एक्टिविटीज होगी, वो एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में पड़ेगा। ठीक है, हम हेल्थ और सेफ्टी की तो बात कर ही रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। द अदर फैक्टर इज एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्थ और सेफ्टी वाला एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, तो आप उसको बोलोगे हीरा है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट। यानी जो आप बनाओगे वो जो रिपोर्ट, तो उसमें जो भी इम्पैक्ट, समझ एक्टिविटी, उसके इम्पैक्ट और मिटिगेशन मेजर्स, और बाद में उसका एक्शन प्लान, जो सॉरी उसका रेफरेंस, और कब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो एक ही रिपोर्ट में रहता है जनरली। या फिर अगर आपने इम्प्लीमेंट किया हो, तो उसका डेट या उसके क्या रिजल्ट हैं वहां पर भी ऐड कर सकते हैं हीरा में। तो ये जो हीरा हो गया ना, ये हेल्थ और सेफ्टी एस्पेक्ट के लिए। अगर आप एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात करेंगे, यानी सेम एक्टिविटी कंसिडर कि एक्सकैवेशन एक्टिविटी पकड़ लो एक, उसका आप इम्पैक्ट निकालोगे हेल्थ और सेफ्टी ऑफ अ पर्सन, सो यू विल कंसिडर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। या फिर मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, तो आप एक्टिविटी अब आपको ध्यान में आ गई। अब आप देखो कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हेल्थ और सेफ्टी, हेल्थ के ऊपर लोगों के, ठीक है। तो आप उसके ऊपर सोचोगे, कई चीजें आएगी। तो इस जहां पर भी आप इसको रिपोर्ट करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ए हीरा। लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कर रहे हो ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे एक्सकैवेशन का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, एयर पे क्या होगा, लैंड पे क्या होगा, सॉइल पे क्या होगा,
समझ रहे सर तो नेक्स्ट पूछना है सर। हाँ। जैसे आप ज़्यादा एजुकेशन असेसमेंट लिखे हैं, तो हमारा जैसे मैं सर डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं रहा। इंग्लिश यहाँ से तो शेयर किया हुआ है, बस सभी को, किसी को भी नहीं दिख पता रहा नहीं है। सर, वो डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर। सर दिख रहा है हमें। जी सर, दिख रहा है। नहीं, यहाँ अभी तो मैं, यानी हर दिन जैसे हम लोग कर शेयर करते हैं उसी तरीके से किया हूँ। सिर्फ मेरे को, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, हाँ, दिख रहा है। सिर्फ मेरे को रामपति बाबू का आवाज नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में आ रहा होगा वो क्या बोल रहे तो मेरे को बताइए। ठीक है सर। हाँ, वो क्या बोल रहे हैं ना, उनका आवाज ब्रेक। जो करके तो ये आप रामपति जी, नहीं तो फिर चैट बॉक्स में लिखो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे लिख के भेजो मेरे को। आवाज ही नहीं पहुंच रहा है आपका, यानी ब्रेक ही हो रहा है वो। ठीक है, या फिर चैट बॉक्स है नहीं यहाँ पे, वो मैं बाद में पढ़ता हूँ। अभी मैं पढ़ा लेता हूँ आप लोगों को, जो भी क्वेश्चन होंगे ना, आप बाद में आखिरी के 5-10 मिनट में हम ले लेंगे वो। ठीक है, तो आप एनवायरमेंटल कंसर्न भी आपको असेसमेंट में, व्हेन यू आर असेसिंग एनी एक्टिविटी, सो यू हैव टू असेस considering the impact of that activity on health and safety and also on the environment। तो environment में हमने क्या क्या देखा था स्टार्टिंग में, जब हम लोग वो सब्जेक्ट पढ़ रहे थे तब, कि एयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा उस एक्टिविटी का, लैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर क्या होगा, या फिर आपका क्या रहेगा था, वाटर के ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो जो जितने भी थीम्स हैं, थीम्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई भी एक एक्टिविटी लेके उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो ये जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, आप वंस यू हैव आइडेंटिफाइड हजार्ड, हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन आपने कर ली, इसके बाद क्या, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। बाद में यहाँ पर और भी लिखा हुआ है, असेसमेंट करते वक्त आपने जैसे भी ये एक्टिविटीज कंसिडर कर लिया, एनवायरमेंटल कंसर्न, और बाद में वो बोल रहा है टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिमिलर प्रोजेक्ट्स एंड कंसल्टेशन विद द क्लाइंट रिगार्डिंग पोटेंशियल हजार्ड्स व्हाइल वर्किंग इन और एडजेसेंट टू ऑपरेटिंग फैसिलिटीज। सिमिलर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी, जैसे भी कहीं सीमेंट प्लांट का प्रोजेक्ट होगा, तो हो सकता है अगर आपके पास पहले का ही किसी का सीमेंट प्लांट का हीरा हो, या फिर उस तरह की कुछ रिपोर्ट्स हो, तो यू कैन असेस एक्सेस, और सॉरी असेस और रिव्यू सच रिपोर्ट आल्सो। यानी आपको क्या है, एक आइडिया, जनरल आइडिया मिलेगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर प्रोजेक्ट है, तो एक्टिविटीज, हजार्ड्स, रिस्क एक जैसे ही हो सकती है। तो आप वो भी, जब अपने साइट के लिए आप हीरा बना रहे हो, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट, तो उस समय यू यू मे गो थ्रू द डिफरेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिमिलर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो अगर आपके पास है तो आपको उससे सहायता ही होगी, ठीक है, हेल्प मिलेगा। बाद में है रिसोर्सेज सच एज सेफ्टी डेटा शीट्स टू डिटरमाइन पोटेंशियल हजार्ड्स फ्रॉम एन ऑन साइट मटेरियल। यानी आप यहाँ से भी आपको एक, यानी ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, समझ रहे हैं? यानी आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप सोचोगे कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, ये चीज बनाने के लिए और भी कुछ फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ रही है, कोई केमिकल है, कोई हजार्ड सब्सटेंस है या मटेरियल है, उनके बारे में आपको कहीं डेटा नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो हाउ विल यू असेस द सिविरिटी और इट्स इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स, जिसमें बात कर रहा था। तो हो सकता है आपको यहाँ से मिल जाए सेफ्टी डेटा, एसडीएस से मिल जाए, या फिर जैसे मैंने बताया कि सिमिलर प्रोजेक्ट का अगर हीरा वगैरह हो, तो आप वहां से भी थोड़ा सा आपको एक जनरल आइडिया मिल सकता है। बाकी ये सभी एक्टिविटी आपको कंसिडर करना है अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हो तो हीरा। ठीक है, बाद में प्रॉक्सिमिटी टू ट्रैफिक एंड पब्लिक वेज, यानी आपका जो साइट है, यानी कितने नजदीक है आपके रेसिडेंशियल एरिया से बोल दीजिए,
या फिर इस तरह की अदर लोकेलिटीज और पब्लिक वेज यानी हो सकता है रोड वगैरह भी, ठीक है। यानी जैसे अगर एक आपके शहर के बाहर में अगर कोई नेशनल हाईवे वगैरह है, वहां से कितना दूर है वो, या फिर ट्रैफिक से कितना नजदीक है या दूर है, तो ये सब चीजें भी आपको कंसिडर करना है while making a hazard identification risk assessment, ठीक है। यानी उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्लान वगैरह सभी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन प्लान हालांकि अलग रहता है, बट आप जब हजार्ड का आइडेंटिफिकेशन करेंगे या रिस्क का असेसमेंट करेंगे, तब सभी चीजें आपको यानी होलिस्टिक अप्रोच लेके आप करेंगे, यानी कुछ नहीं छूटना चाहिए। आप कोशिश करोगे कि कुछ ना छूटे, और जितना ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी है या ज्यादा पोटेंशियल हजार्ड है उसको कंसिडर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। एज द कंस्ट्रक्शन साइट्स आर फ्रिक्वेंटली फास्ट चेंजिंग, हमारा साइट रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ सर चल रहा है। हाँ। सो कहाँ गया? As the construction sites are frequently fast changing, the process of hazard assessment must be ongoing, ठीक है। यानी ये भी ongoing रहेगा, यानी जैसे कुछ चेंजेस हो रही है तो आप भी हीरा में भी बदलाव करोगे, ठीक है। यानी आप हीरा बोलो, इमरजेंसी एक्शन प्लान बोलो, ये सब देयर इज अ स्कोप फॉर रिव्यू, क्योंकि जैसे जैसे कुछ चेंजेस होते हैं तो आपको बाकी डॉक्यूमेंट जो भी आपके प्लान्स हैं वो भी बदलने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि यू 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 शुड रेडी फॉर डिफरेंट एंड न्यू चैलेंजेस, ठीक है। नई कुछ चीजें आ गई तो आपने तो वो चीजें पहले कंसिडर नहीं किया था जब प्लान बनाते वक्त, और अब कुछ नई चीजें आपको लग रही है कि नहीं नया चीजें आ गई है, हो सकता है इससे कुछ एक्सप्लोजन का खतरा है, फायर का, तो फिर से आपको रिव्यू करना पड़ेगा। लेकिन आपको का मतलब जो भी आपकी कमिटी वगैरह होगी इसके ऊपर, इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाने के ऊपर, देन दे विल रिव्यू। अगर 6 महीने में एक बार हो रहा है या साल में एक बार हो रहा है, तो दैट कमिटी विल कंसिडर नंबर ऑफ चेंजेस विच मे बी इंक्लूडेड इन दी इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। यानी सिर्फ एक के लिए बदलाव नहीं करेंगे वो, अगर बहुत ही मेजर है, यानी इसका मतलब कि अगर उसको तुरंत ही आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि इसके वजह से बहुत ही कैरियर ग्रेटर रिस्क, तो फिर आपको जल्दी, आप राह नहीं देखोगे, जल्दी से जल्दी आप उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करोगे उस चेंज को अपने इमरजेंसी एक्शन प्लान में। हाँ, once hazards are, हाँ एक मिनट, as the construction sites are frequently fast changing, the process of hazard assessment must be ongoing to accommodate the dynamic environment। जैसे मैं बताएं कि अगर कुछ डायनामिक है, इसका मतलब फास्ट चेंजिंग, कुछ ना कुछ नई चीजें होते जा रही है, समझ रहे हो। प्रोसीजर बदल रहे हैं, या कुछ डिजाइन पैरामीटर बदल गए, या कुछ प्रोक्यूरमेंट में आपने नई चीज ले लिए, रॉ मटेरियल में बदलाव हो गया, कुछ मैनेजमेंट ऑफ चेंज में ही आता है ये सब जो मैं बोल रहा था, या फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो गए हैं, या मैनेजमेंट में बदलाव हो गए हैं, यानी पीपल मैनेजमेंट, यानी कोई वाइस प्रेसिडेंट बदल गया, या की पर्सन ऑफ द एचएससी, जनरल मैनेजर या एजीएम जो ऊपर के लोग हैं उनमें बदलाव हो गया, तो आपको उससे तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में हो सकता है अगर उनका नाम हो, या ही वाज दी कंट्रोलर अथॉरिटी, अगर उसमें उनका नाम हो और उनका वो एक तो ट्रांसफर हो गई या छोड़ के चले गए या वो है नहीं, तो भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज, अगर हम बोले एक वर्ड, मैनेजमेंट ऑफ चेंज में जैसे हर चीज आ गई, कि अगर कोई आपका की पर्सन में बदलाव हो गया, या फिर प्रोसीजर में बदलाव हो गया, डिजाइन में चेंजेस हो गए, प्रोक्योरमेंट में, रॉ मटेरियल में, अदर पैरामीटर्स या और कुछ, तो अब आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान को रिव्यू करना चाहिए। तो या कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि एनी मेजर थिंग्स विच विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ठीक है, उससे आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, तो फिर आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान में भी बदलाव करना पड़ेगा या करना चाहिए।
So once hazards are identified, the next task is to assess the potential or a risk involved in each. यानी आपने एक बार आइडेंटिफिकेशन कर लिया हजार्ड का, अब हजार्ड को आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? ठीक है, हजार्ड का क्या मतलब है? Anything potential to cause harm. हाँ, एनी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी पोटेंशियल का क्या मतलब? विच कैन कॉज, विच कैन यानी इसका मतलब कि हुआ नहीं है उसके, इट हैज गॉट दैट पोटेंशियल बट इट मे और मे नॉट, समझ रहे? कैन कॉज हार्म यानी जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अ सर्टन। ऐसे नहीं बोल रहा है कि हजार्ड है तो इसे खतरा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हमको दिख भी रहा है कि यहाँ पर हजार्ड है, ये दिख भी रहा है, हम महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन इट मे और मे नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू रिस्क। तो ये प्रोबेबिलिटी की बात है या फिर चांस की बात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए चांसेस ऑफ ऑकरेंस लिखा हुआ है आगे। तो ठीक है, वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द हजार्ड, आपको लग रहा है कि यहाँ पर सपोज एक इस तरह के जैसे भी आपने वर्किंग एट हाइट का हमने ले लिया कि आप ऊपर में काम कर रहे हैं कहीं कोई, और वहां पर प्रॉपर सेफ्टी मेजर से काम नहीं कर रहे, और आपको हर दिन दिख रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए हुए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई ऊपर से नीचे गिर जाएगा। तो आपको ये हजार्ड दिख रहा है, ठीक है, यानी हजार्ड अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन से हो सकता है, ठीक है। तो आपको वो समझ में आ रही है चीजें, लेकिन फिर भी वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन जैसे हम भी बता रहे हैं कि एक्सीडेंट या इंसिडेंट तो कोई चीज बता के नहीं आती है, वो इट कैन हैपन एंड हाउ इट हैपन। अगर आपने देखा होगा कि डिफरेंट मॉडल्स हाउ एक्सीडेंट्स हैपन, तो आप देखोगे कि इट इज लिंक टू डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अगर आप पीछे पीछे जाओगे जितने भी मॉडल्स है उसके, तो एक्सीडेंट मॉडल, तो आपको पता चलेगा कि एक कोई घटना नहीं है, उस घटना के पीछे और भी छोटे छोटे इवेंट्स रहते हैं, तब जाके फाइनल उसका इम्पैक्ट या वो इवेंट होता है। तो यहाँ पे वंस यू हैव आइडेंटिफाइड हजार्ड, अभी आपने पता लगा लिया कि हाँ ठीक है, ये यहाँ जाना पर नहीं है ना, रोजाना हुआ तो मेरा एक बेल्ट लेके आने का पैसा देता हूँ कल। आयुष। तो हजार्ड का आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अलग अलग जगह आप अपने साइट के ऊपर आपने अलग अलग यूनिट में गए, या और बाकी की एरिया में आपने क्लोज इंस्पेक्शन, बस काफी सारे हजार्ड आ गए हैं अभी। बाय इंस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी एक्टिविटीज, ठीक है। अब आपको रिस्क का असेस करना है, कि असेस का मतलब कि इस जैसे भी कोई हजार्ड है तो इसका रिस्क क्या हो सकता है, कि लो रिस्क है, कैन इट कैरी अ लो रिस्क, या फिर मीडियम रिस्क है, या फिर हाई रिस्क है। तो आप जितने भी जो आपने हजार्ड आइडेंटिफाई किया होगा, अब आप उसको क्लासिफाई करोगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ रिस्क। जैसे मैं बताया कि लो प्रोबेबिलिटी है, या फिर मीडियम प्रोबेबिलिटी है, या फिर हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आपने अलग अलग उसको लेवल में ये कर लिया। जब आपको लग रहा है कि नहीं इसकी हायर रिस्क है पर्टिकुलर हजार्ड की, इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ ग्रेटर रिस्क और हायर रिस्क, तब आप उसके तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। जो लो और मीडियम है, आप बोलोगे कि इसको तो हम संभाल लेंगे, ठीक है, ये उतना ज्यादा ये नहीं है इसका इम्पैक्ट, इस रिस्क का अगर होगा भी तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, आप इसको बोलोगे टॉलरेबल या फिर एक्सेप्टेबल। तो आप समझ रहे, तो ये खुद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दैट विल डिसाइड ऑन द क्लासिफिकेशन और द इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन खुद अपना क्राइटेरिया, उनका ये क्राइटेरिया भी कंपनी से कंपनी बदल सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्मूला रहे। जिस
जैसे अभी कोई रिस्क है कोई एक्टिविटी का, जो मेरे कंपनी के लिए मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, हो सकता है वो आपके लिए नहीं हो फॉर द सेम एक्टिविटी। तो इट मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट क्राइटेरिया दे सेट फॉर इवेल्युएशन और असेसमेंट ऑफ अ रिस्क क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द रिस्क, है कि नहीं। ये क्राइटेरिया कंपनी सेट करेगी कि मैं बोलूंगा कि कितना मेरे लिए एक्सेप्टेबल है और टॉलरेबल। जो चीज टॉलरेबल नहीं है, समझ रहे, यानी जिसका मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिस्क है, जो बहुत ज्यादा, यानी फायर का भी पकड़ लो आप, और या एक्सप्लोजन पकड़ लो, ये इस तरह की रिस्क है कि उसको वन कैन नॉट टॉलरेट और वन कैन नॉट एक्सेप्ट। वन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको वो हरदम क्योंकि उससे क्या है, इट हैज गॉट अ ग्रेटर लॉस, इट विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट, यानी एक तो ह्यूमन लॉस भी हो सकता है और दूसरा प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है, और इतना बड़ा लॉस होगा कि कंपनी को वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ना इतना खर्चा, यानी इतना नुकसान होगा, कॉस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए जहां पर आपका टॉलरेबल या एक्सेप्टेबल रिस्क है, और कैसे आपको पता चला, पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया हजार्ड का, और बाद में डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द रिस्क सच हजार्ड्स कैरी, जैसे मैं बताया कि लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, हाई रिस्क है, फिर आप उसके बाद वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है उसको उसमें और क्लासिफाई करोगे। जब एक्सेप्टेबल है तो आप उसके लिए जो भी मिटिगेशन मेजर बनाना है, और अभी आपके हाथ में है, कंट्रोल में है, लेकिन जो नहीं है फिर उसको आप रिस्क ट्रांसफर करोगे। द वर्ड इज रिस्क ट्रांसफर, मीन्स यू आर ट्रांसफरिंग दैट रिस्क टू सम अदर आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे उस दिन मैं बता रहा था कि जैसे अगर फायर और एक्सप्लोजन की रिस्क है, आपको पता है कि सपोज पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, या इस तरह की है कि जहां पर आग लगने की चांस ज्यादा है, एक्सप्लोजन की चांस ज्यादा है, ठीक है, फ्लेमेबल लिक्विड्स वगैरह का हैंडलिंग ज्यादा है, या रेडिएशन वगैरह, समझ रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, इस तरह के अगर ये है, जहां पर आपको लग रहा है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, और या फिर फायर और एक्सप्लोजन की रिस्क ज्यादा है, तो आप यू आर ट्रांसफरिंग दैट रिस्क टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। उसका अदर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिस्क ट्रांसफर कर रहे हो, इसका मतलब आप इंश्योरेंस ले ले रहे हो, ठीक है। अगर कोई में आपको पता है कि शायद यहाँ पर फायर और एक्सप्लोजन, क्योंकि असेसमेंट से पता चल रहा है, समझ रहे, क्योंकि यू हैव कैरिड आउट असेसमेंट ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, और वहां से पता चला कि कुछ देयर आर सम सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज which carry a major fire and explosion consequences। तो फिर आप बोलोगे कि ये तो हम कैसा करेंगे, अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना लॉस का कैसे बियर किया जाए, तो इसलिए वो प्रीमियम ले लेंगे, या यानी प्रीमियम लेंगे का मतलब पॉलिसी ले लेंगे। अब सपोज जितना भी आपका, हम लोगों ने ये शायद पढ़ा था पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में, हाँ शायद, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कंपनी कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए उन्होंने, यानी अगर आप उनका ओवरऑल नेट प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालेंगे उससे 1.5 गुना या कुछ, वो आपको पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पे लाइबिलिटी सिर्फ दोज हु आर वर्किंग ऑन द साइट सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, पब्लिक की भी है, दोज हु आर लिविंग इन द विसिनिटी ऑफ दैट प्रोजेक्ट, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो। तो ये ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन पे है, अगर एक्सीडेंट होता है तो अंदर और बाहर दोनों के लोगों को कंपेंसेशन देना है। तो उन्होंने कितना प्रीमियम लेना चाहिए वगैरह वो वहां पर आप पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट और रूल में पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि हम लोग बात कर रहे थे, क्या बता रहा था मैं, हाँ अ, हाँ रिस्क ट्रांसफर की बात कर रहा था मैं। तो आप जो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन और विच कैन नॉट बी टॉलरेबल, दैट सच रिस्क कैन बी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी, यानी वो कंपनी क्या करेगी,
इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगी, यानी अगर कुछ नुकसान भी होता है तो क्योंकि आप प्रीमियम भर रहे थे तो वो वहां से कॉम्पेंसेट हो जाएगा वो लॉस, यानी कम इंश्योरेंस क्लेम कर पाओगे आप। तो ये देखिए, फॉर ईच हजार्ड आइडेंटिफाइज, यानी ये क्या बोल रहे हैं कि ये किस तरह से रिस्क का इवेल्युएशन हो रहा है, होता है। तो अगर आपने हर एक हजार्ड को लिया और आप खुद उसको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द पोटेंशियल हजार्ड, तो आप बोलोगे कि इस हजार्ड के व्हाट आर द चांसेस ऑफ ऑकरेंस और चांसेस ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट रिस्क, ठीक है। दूसरा है द सिचुएशन व्हेन इट कैन बी अनडिजायर्ड, यानी ऐसी अनडिजायर्ड सिचुएशन कब क्रिएट हो सकती है जो कि रिस्क में कन्वर्ट हो जाए। वो जो जो पोटेंशियल हजार्ड है, पोटेंशियल का मतलब है या नहीं, हम नहीं बोल सकते इट हैज गॉट, बट इट मे नॉट, मे और मे नॉट, इट हैज गॉट यानी पोटेंशियल है उसमें जरूर खतरा पहुंचाने का, पर जरूरी नहीं है कि उसे हरदम ही खतरा होगा, यानी हरदम खतरा का मतलब कि होगा या नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन कब हो जाए उसका भी कोई समय नहीं है। लेकिन उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो किसी न किसी को इंजरी, किसी न किसी को हार्म पहुंचाए, लेकिन वो कब रिस्क में कन्वर्ट हो जाए ये नहीं बता सकता कोई भी। तो यहाँ इसलिए बोल रहे हैं कि द चांसेस ऑफ ऑकरेंस, यानी अगर आप हजार्ड का आइडेंटिफाई कर लिए है, उसके बाद आप अगर रिस्क का क्लासिफिकेशन करना है तो आप इस बेसिस पे कर सकते हैं कि द चांसेस ऑफ ऑकरेंस की क्या है, या में अनलाइकली हो सकता है या नहीं हो सकता, और लाइकली है, प्रोबेबल यानी हो सकता है, इम्प्रोबेबल यानी कोई भी गारंटी नहीं है होने की। तो आप खुद ही उसको डिसाइड करेंगे कि वेदर इट विल अकर, यानी ये चांसेस ऑफ ऑकरेंस है कि हम बोलेंगे अनलाइकली यानी बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है ये हजार्ड जो है पोटेंशियल हजार्ड उसका रिस्क में कन्वर्ट होने की, कोई भी अनलाइकली बोलूंगा मैं उसको। हाँ, लाइकली यानी हाँ भैया थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। बाद में मैं बोलूंगा प्रोबेबल है, हाँ? या इम्प्रोबेबल। तो आप ये क्लास में जैसे बताएं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये क्राइटेरिया भी बदल सकते हैं क्लासिफिकेशन का भी, ठीक है। तो ये हो गया चांसेस ऑफ ऑकरेंस कब होगा। सिचुएशन जैसे मैं बताया कि जब भी अनडिजायर्ड यानी आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ भलता ही हो जा रहा है, कुछ अनवांटेड अनडिजायर्ड चीज हो रही है, और वो उसके वजह से जो आप जो पोटेंशियल हजार्ड है वो कोई बड़े रिस्क में या इट में पोज ग्रेटर रिस्क, ठीक है, यानी ये हजार्ड क्यों, क्योंकि ऐसी अनडिजायर्ड सिचुएशन हो रही है, या इस तरह की प्रोसीजर है, या लोग निग्लिजेंस से काम कर रहे हैं, या अनसेफ्ट एक्ट है। सिचुएशन यानी कंडीशन की तो बात कर ही दिया उन्होंने यहाँ पे। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें हो रही है जो कि आपने नहीं सोचा था और अनडिजायर्ड है, अनवांटेड है, तब भी आपका जो पोटेंशियल हजार्ड है वो रिस्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। देन कॉन्सिक्वेंसेस इन इफ नॉट कंट्रोल, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिस्क, ठीक है, यानी जैसे इफ नॉट कंट्रोल, जैसे हमने ये जो प्लान भी उसी के लिए बना रहे हैं हम लोग, अगर आप इमरजेंसी एक्शन प्लान भी बोलेंगे फॉर मिनिमाइजिंग द सिविरिटी ऑफ द दैट इमरजेंसी, ठीक है, यानी उस इमरज अगर आपके पास प्लान ना हो या बिल्कुल आप कोई तैयारी नहीं है, तब आप सोचो कि कितना नुकसान हो सकता है, और आपकी कुछ ना कुछ तैयारी है तो हो सकता है आप वो नुकसान को कम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस यानी उसके क्या इफेक्ट्स होंगे या फिर इम्पैक्ट, ठीक है, तो उसके ऊपर से भी आप यानी जैसे इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में मैं बोलूंगा जैसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, स्लाइट इम्पैक्ट, मॉडरेट इम्पैक्ट, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। नो इम्पैक्ट है तो आप बोलोगे हाँ चलो हो तो रहा है ये रिस्क है, लेकिन इसका उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है पर्टिकुलर एक्टिविटी या हजार्ड का जैसे हम बात कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट का मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, हेल्थ और सेफ्टी कैजुअलिटी हो सकती है, फायर एक्सप्लोजन हो सकता है, मेजर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, तो आप उसको सिग्निफिकेंट के इसमें रखोगे, ठीक है, उस ब्रैकेट में रखोगे। हाँ, या मॉडरेट है या फिर लो इम्पैक्ट है, तो लो और मॉडरेट
इवन लो तक, नो इम्पैक्ट, लो और मॉडरेट तक भी आप उसको संभाल सकते हो, बोलोगे कि हाँ दिस इज एक्सेप्टेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, यानी फाइनेंशियल क्राइटेरिया पर। लेकिन जहाँ पे सिग्निफिकेंट है, आप बोल रहा है बहुत, ठीक है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो रहा है या कैजुअलिटी हो रही है, तो उसको आप सिग्निफिकेंट, यानी इसका मतलब जब whenever you are classifying the risk or evaluating the risk, so you have to consider different criteria, जैसे हमने बताया कि ये तो चांसेस यानी प्रोबेबिलिटी की बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस में बताया लाइकली, अनलाइकली, प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल सिचुएशन, कि अनडिजायर्ड सिचुएशन हो रही है तब हो सकता है, और दूसरा इम्पैक्ट की, नो इम्पैक्ट, स्लाइट इम्पैक्ट, मॉडरेट इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। So for each potential hazard identified, it is important to identify the resources necessary for an appropriate emergency response. For most events in construction, a simple analysis based on the experience of the employee involved on the project is likely sufficient. तो ये आपको जैसे इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करना है, तो ये आपके अकेले का काम नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलना है यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस। इसका मतलब रिसोर्सेस का मतलब सिर्फ मैन पावर नहीं, बाकी भी चीजें, इक्विपमेंट है क्या, बाकी अदर रिसोर्सेस है, ट्रेंड पर्सोनेल, बाकी अदर वर्कफोर्स, यानी बहुत सारी रिसोर्सेस, इवन बजट भी, क्योंकि अगर आपकी जैसे यू आर कंसिडरिंग मेनी थिंग्स फॉर मेकिंग और प्रिपेयरिंग इमरजेंसी एक्शन प्लान, तो आपको पैसा भी लग रहा है उसके लिए, क्योंकि आपको नए इक्विपमेंट खरीदने पड़ रहे हैं, नए सूट खरीद रहे हो, या और भी वट एवर पीपी खरीदना पड़ रहा है आपको, या कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, इक्विपमेंट खरीदना है, तो वट एवर रिसोर्सेस नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू एन इमरजेंसी, तो उसके लिए बजट लगेगा, मैन पावर लगेगा, इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो ये सब चीजें, इसलिए यहाँ लिखा हुआ इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रिसोर्सेस नेसेसरी फॉर एन अप्रोप्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। तो ये आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके रखना है कि क्या क्या चीजें लगने वाली है आपको इमरजेंसी के समय में, या टू रिस्पॉन्ड टू सच एन इमरजेंसी, और ये आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान में रहना चाहिए पहले से ही। आपने यू हैव आइडेंटिफाइड डिफरेंट रिसोर्सेस, वो आएंगे हम लोग, उसमें आगे में लिखा होगा उसके बारे में, हाँ यही है इमरजेंसी रिसोर्सेस। क्या क्या है इमरजेंसी रिसोर्सेस में, शायद कल हमने पढ़ा भी था। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल रिसोर्सेस एंड कंटिंजेंसी प्लान इन अ प्लेस टू मेक अप फॉर एनी डिफिशियंसीज। द मेन एलिमेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्लान शाल बी। तो देखिए आपकी इमरजेंसी प्लान में क्या क्या रहना चाहिए आपको, तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो खुद की तैयारी, यानी अपनी, आपके पास कितने लोग हैं, क्या इक्विपमेंट है, और भी क्या चीजें, तो पहले तो खुद की ही तैयारी देखना है ना, अवेलेबिलिटी जो नहीं है तो फिर आप बाहर से खरीद सकते हैं, प्रोक्यूर कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे इट इज इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल, यानी आपके पास जो है वो, ठीक है। और अगर जहां पर गैप दिख रहा है, यानी कोई डिफिशियंसी है, आपको लग रहा है कि क्या चीजें रहना चाहिए और क्या चीज है आपके पास और क्या नहीं है, तो आप उसके लिए कंटिजेंसी, यानी आप प्लान बना रहे हो कि ये जो गैप को भरने के लिए आपके पास प्लान रहना चाहिए, ठीक है, यानी उसकी आपूर्ति समय समय पर होती रहे, नहीं तो आपने से प्लान बना के रखा है, और प्लान में आपको वॉट एवर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या वॉट एवर अदर मटेरियल रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड और नीडेड, अगर उसका कांस्टेंट सप्लाई रहना चाहिए, तो अगर ऐसा डिफिशियंसी है तो आपको एक कंटिजेंसी प्लान बना के रखना है कि हर एक चीज की आपूर्ति होते रहे सही समय समय पर। तो ये आपकी इमरजेंसी एक्शन, इमरजेंसी रिसोर्सेज क्या क्या है वो देखते हैं, इमरजेंसी मेन एलिमेंट्स ऑफ इमरजेंसी प्लान शाल बी। तो इमरजेंसी प्लान बनाते वक्त भी क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी और क्या चीजें रहनी चाहिए। तो एक लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हर जगह रहेगा, आप कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम देखोगे
तो ये ऊपर में लीडरशिप, उनका कमिटमेंट, उनका इंटेंशन, ये सब की बात है। तो लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की पर्सनल, ठीक है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लिए थे कि सबके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिफाइंड रहती है, समझ रहे हैं, यानी बिल्कुल उसमें कंफ्यूजन नहीं, किसको क्या काम करना है, कब करना है, कौन पहले रिस्पॉन्स करेगा, कौन बाद में करेगा, कौन सपोर्टिंग में रहेगा, हाँ, कौन कम्युनिकेशन देख रहा है, हु इज लुकिंग आफ्टर फायर, हु इज लुकिंग आफ्टर द केमिकल स्पिल वगैरह हो गया है तो कौन सी टीम काम करेगी। तो यहाँ पर सभी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल बी डिफाइंड बिफोर हैंड, समझ रहे हो, पहले ही बना के आपके उसमें प्लान में रहनी चाहिए। दूसरा इमरजेंसी एक्शन, यानी यहाँ एक्शन की बात है कि एक्चुअली में आप क्या करोगे, समझ रहे, यानी स्टेप बाय स्टेप लिखा है, यानी यानी आपको इट शाल बी वगैरह इस तरह से वर्ड नहीं, आपको जैसे आप बोलोगे हर एक स्टेप लिखी रहेगी वहां पर कि जैसे भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होंगे, फॉर एग्जांपल कि फायर फाइटर लोग, तो उनको क्या करना है वो हर एक स्टेप लिखा रहेगा वहां पे स्टेप बाय स्टेप, या फिर जो उनका रोल है द वन, जैसे अभी हमने इंसिडेंट कंट्रोलर की बात की है, इंसिडेंट कंट्रोलर तो आपका कोई फायर वाला नहीं रहता, आपका जो ओवरऑल जनरली एचएसी या फिर आपका जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, रेसिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, अगर फैक्ट्री में बात करें तो वर्क्स मैनेजर, ये लोग उनके नीचे एक व्यक्ति रहता है जो एचएसी से रह सकता है, वो ही इज द इंसिडेंट कंट्रोलर। लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल वो जो है वो आरसीएम या वर्क्स मैनेजर के पास ही रहता है, ठीक है। इंसिडेंट कंट्रोल का मतलब द वन हु इज all the affairs or all the incident which is happened during that emergency, तो उसको हम वो भी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर एक्शन की बात है, इमरजेंसी एक्शन, इसका मतलब कि आपको उस समय क्या एक्शन लेना है वो प्लान में लिखा रहना चाहिए, सभी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड रहना चाहिए, और एक्शन, क्या एक्शन लेना है वो भी आपके प्लान में क्लियरली डिस्क्राइब और मेंशन होना है उसका। दूसरा है लाइट एंड पावर, ठीक है, यानी इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी सपोज कि आपका पावर ब्रेकडाउन ही हो गया सपोज, या ब्लैकआउट ही हो गया वहां पर, वो भी एक तरह की इमरजेंसी हो गया, तो वो सिचुएशन में आप ऑक्सिलरी या फिर समझ रहे ना, सप्लीमेंट्री पावर का अरेंजमेंट कैसे करोगे, ये सब चीजें आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान में लिखी रहनी चाहिए। टोटल प्लांट में ही ब्लैकआउट हो गया या टोटल कंस्ट्रक्शन साइट में ही कुछ मेजर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया और पावर नहीं है, और इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, जैसे अभी कुछ मेजर सपोज फायर हो गया या टॉक्सिक गैस रिलीज वगैरह हो गया और बिल्कुल अंधेरा है प्लांट में, तो किस तरह से वो अरेंजमेंट करना है उनको ऑक्सिलरी पावर का, तो ये सब चीजें उस समय कंसिडर कर लेना है इमरजेंसी प्लान बनाते वक्त। सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रोल, सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रोल इसका क्या मतलब होगा, प्रोटेक्टिव एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट, कोई सब स्टेशन होगा जिससे कंट्रोल किया जाए हाँ एनर्जी को कुछ लोटो ऐसा सिस्टम। हाँ, लोटो तो एकदम सही बोले आपने, लोटो है, क्योंकि लोटो में से आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, क्योंकि वहीं से इलेक्ट्रिकल आप, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से आप देख रहे हैं कि मशीन्स चल सकती है या दूसरे इक्विपमेंट वगैरह है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म इनटू मैकेनिकल एनर्जी, समझ रहे हैं? तो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल रख रहे हो, अगर आपके पास लोटो सिस्टम है, और जो लोग इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होंगे और जिन्होंने लोटो या लोटो सेफ्टी वगैरह जिनको पता हो, तो वो किस तरह से काम करता है, मीन्स हाउ द लोटो कंट्रोल वर्क्स, तो उन लोगों को ज्यादा समझ पता होगा। लेकिन लोटो भी कंसिडर करना है, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी कंट्रोल ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये लोटो पार्ट हो गया। देन आपकी इक्विपमेंट, समझ रहे हैं,
कि उस समय पीपी और रेस्क्यू इक्विपमेंट क्या रहेंगे इमरजेंसी के समय। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि नहीं है, तो आपको प्रोक्योर करना है, खरीदना है। इसका मतलब आपको बजट लगेगा, यानी फिर से पैसे की बात आ गई। तो वो आप देखोगे ये फिर से इधर जाएगा, लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बाद में कम्युनिकेशन की, हम तो 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे थे कम्युनिकेशन पे, कि ड्यूरिंग इमरजेंसी जो है कि हाउ द इंफॉर्मेशन मस्ट फ्लो, ठीक है, फ्रॉम विद इन डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स इंटरनली एंड ऑल्सो द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आउटसाइड। ठीक है, यानी आपके साइट के बाहर भी अगर इंफॉर्मेशन देना है या नोटिफाई करना है, तो वो किस तरह से बताई जाए बाहर में। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति फोन उठा के बाहर में बता दे कि इधर में तो 10 लोग मर गए। तो ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो वो आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान में लिखा रहेगा कि जैसे अभी सपोज कहीं पे मेजर केमिकल स्पिल हो गया, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक जो है वो सपोज 10 किलोलीटर इतना, इसका कोई टैंक है वो पलट गया सपोज साइड के ऊपर। तो सबसे पहले किसने किसको खबर देनी है, फिर वो खबर आगे किसके पास जाएगी, या फिर अगर फायर, जनरली फायर और एक्सप्लोजन वाला इमरजेंसी बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। ठीक है, यानी पैनिक सिचुएशन हो जाती है, पैनिक या एक्सप्लोजन हो रहा है, तो पैनिक सिचुएशन, नोबडी नोज व्हाट टू डू। तो उस समय इसी के लिए एक्शन प्लान बनाया या इमरजेंसी प्लान बनाया जाता है कि उस समय भी जो है वन शुड नॉट कंट्रोल, शुड नॉट लूज देयर सेंसेस, और सब कुछ ठिकाने पे रख के आपको हर चीज कंट्रोल करनी है, इसीलिए ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना है। दूसरा, उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, उसके लिए यहाँ पर सभी की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है। मास्टर पॉइंट, ऑक्सिलरी, सॉरी, असेंबली पॉइंट वगैरह, हर चीज आपके एक्शन प्लान में वो पहले से डिसाइड रहेगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन का पार्ट, मैंने बताया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कैसे रहेगी और कमांड कौन करेगा। समझ रहे, ओवरऑल आपके इमरजेंसी को कमांड कौन करेगा, और वो जो डेलीगेशन है, समझ रहे हैं, डेलीगेशन ऑफ दैट अथॉरिटी एंड पावर, वो नीचे नीचे कैसे लेवल पे आएगा, उसका एक फ्लो चार्ट भी रहता है, रहना चाहिए। इमरजेंसी एक्शन प्लान में एक फ्लो चार्ट भी रहता है, जिससे आप इजीली समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा है, कमांड का फ्लो कैसा है, कौन हु इज taking the ultimate control of the that situation, emergency situation, और कौन वहां पे उस समय बॉस है, और इंफॉर्मेशन कैसी फ्लो होनी चाहिए, वो आपको फ्लो चार्ट से समझ में आ जाता है। वो कम्युनिकेशन फ्लो चार्ट बोलते हैं उसको। और अगर आप ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इमरजेंसी एक्शन प्लान हो तो कल जाके या मंडे को देखो, या कहीं मिलता होगा तो, और उसमें फ्लो चार्ट भी रहेगा। ठीक है। बाद में यहाँ पे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज मेडिकल केयर, बाद में म्यूचुअल एड, यानी ये भी आपको कंसिडर करना है प्लान बनाते वक्त। यानी मेडिकल केयर यानी मेडिकल फैसिलिटी है अवेलेबल नहीं है, सपोज आपका कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ अगर नजदीक पास शहर है या 2-4 किलोमीटर के अंदर है, तो आप अवेलेबिलिटी हो सकती है इजीली। लेकिन आपका रिमोट एरिया में, फॉर एग्जांपल 30-40 किलोमीटर दूर आपके प्रोजेक्ट है, तो उस समय क्या होगा फिर। तो ये सब चीजें आपको इमरजेंसी एक्शन प्लान के समय कंसिडर करना है कि व्हाट medical facilities are available, whether they are available or not in the vicinity of the project site, और इन केस ऑफ फैक्ट्री की फैक्ट्री के आजू बाजू में क्या है, और नहीं है तो वो चीज आपको कंसिडर करना है। ठीक है। या फिर शहर में अगर नजदीक है, तो कहाँ पर किस हॉस्पिटल में उनको कैजुअलिटी है या इंजर्ड पर्सन है, उन लोगों को कहाँ लेके जाना है, ये पर तो ये सब चीजें पहले ही टाइप होनी चाहिए। तो ये मेडिकल केयर का भी जो पूरा फैक्टर है, वो पूरे हर चीज कंसिडर कर लेना है इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते वक्त। ठीक है, या उसके पहले। म्यूचुअल एड, म्यूचुअल एड का क्या मतलब हो।
सर ये नहीं जानता सर, इस कुछ नहीं हो रहा था, उसका एक्सप्लेन थोड़ा करें क्या है। करना। देख, पब्लिक रिलेशन यानी उस समय इमरजेंसी सिचुएशन अगर होगी, फॉर एग्जांपल कि कैजुअलिटी हो गई, सपोज 6-7 कैजुअलिटी हो गई और वर्कर लोगों की डेथ हो गई, कोई भी सुपरवाइजर या मैनेजमेंट के लोगों की डेथ नहीं हुई है, लेकिन वर्कर लोगों की हुई, और अब वहां पर जाके इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि वर्कर लोग हावी हो गए हैं सपोज, या हावी हो गए का मतलब कि आजू बाजू के लोग भी अब वहां पर अंदर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक हो ही जाती है, समझ गए। इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो बाद में थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं वर्कर लोग वगैरह, और बाहर से भी आ जाते हैं सपोज। और उस समय आप कैसे संभालोगे, हाउ विल यू मैनेज दोज सिचुएशन, समझ रहे हो, क्योंकि वो वहां पर बात बन भी सकती है और वहां से बात बिगड़ भी सकती है, समझ रहे हैं। अगर आपने सही तरह से निगोशिएट नहीं, तो बात बिगड़ भी जाती है, छोटी सी बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए पब्लिक रिलेशन का मतलब उस समय आपको प्रेस को भी संभालना है, यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रेस यानी आपको जो पत्रकार वगैरह तक भी बात चले। मीडिया सर, मीडिया। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं। वो उस आजू बाजू का जो भी जितने भी सब सपोज गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उनको आप कैसे उस समय हैंडल करो, मीडिया है, बाद में और भी लोकल स्टेक होल्डर्स होंगे, उनको सबको आपको उस समय हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शाल रिस्पॉन्ड टू सच सिचुएशन, ठीक है, क्योंकि ये वहीं से बात बहुत बार बिगड़ती है, ठीक है। तो ये पब्लिक रिलेशन। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल रिकॉर्ड्स, ट्रेनिंग एंड पीरियोडिकल। वाइटल रिकॉर्ड्स है ना, कल मैंने जैसे बताया था रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट में फर्क। तो जो भी रिकॉर्ड्स है इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फायर लग गई, आग लग गई, और अब आपको समझ में कि ये आग फैलते जा रही है, और आपके वाइटल रिकॉर्ड्स का मतलब जो इम्पोर्टेंट कागजात है आपके, ठीक है, कागजात जो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप ऐसी जगह उनको रखोगे कि एकाएक वहां तक आग ना पहुंचे, या फिर आप सेफ, समझ रहे हैं, उनको ऐसी जगह पर रखो कि आग ना लगे, ठीक है, या फिर फायर और एक्सप्लोजन को फर्क ना पड़े। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइटल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। या आपने देखा होगा कि जनरली प्लांट है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग जो है वो अलग अलग रहती है, एक ही जगह नहीं रहती है, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है वहां पर, ठीक है। यानी अगर फायर या एक्सप्लोजन वगैरह का चांस हुआ भी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग तक उसको थोड़ा अलग ही रखा जाता है। आजकल जो डिजाइन हो रहा है, तो वहाँ आप देखोगे कि थोड़ा डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ये आपको बचाना है उस समय। तो ये सब चीजें भी आपको यू हैव टू कंसिडर व्हाइल मेकिंग द इमरजेंसी एक्शन प्लान, कि ये रिकॉर्ड्स वगैरह को कहाँ रखा जाए, कहाँ सेफ रहेगा, ठीक है। बाद में ट्रेनिंग पार्ट है। ट्रेनिंग का मतलब कि ये जो भी आपने वॉट एवर इमरजेंसी एक्शन प्लान आपने बनाया है, और आपने अलग अलग टीम यहाँ पर रहेगी, इमरजेंसी की टीम है, फायर की टीम है, हेल्थ और सेफ्टी वालों की टीम है, सिक्योरिटी वगैरह की टीम है, सबको जो वाटर जो भी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ट्रेनिंग देना है कि इमरजेंसी में किस तरह से एक्ट करना है, समझ रहे हैं। और ये वाला है पीरियोडिकल रिवीजन ऑफ प्लान। तो इसका मतलब कि आप, जैसे मैंने जो भी बताया कि हो सकता है 6 मंथली हो, या फिर आपको साल में एक बार जो है आपको उसको रिव्यू करना है इस प्लान को, और मॉक ड्रिल भी करना है, ये जो है ना, यानी मॉक ड्रिल का मतलब आपको यू आर टेस्टिंग द प्रिपेयर्डनेस मेजर्स ऑफ इमरजेंसी एक्शन प्लान, कि आपने जो बनाया है वो कितना इफेक्टिव और रिलायबल है, कैसे पता चलेगा। तो वो करने के लिए आपको मॉक ड्रिल करना पड़ेगा, और वो मॉक ड्रिल और ये जो पीरियोडिकल रिव्यू, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये आपको डब्ल्यू एक्ट या फैक्ट्री एक्ट में आपको पता चलेगा कि ये मॉक ड्रिल साल में कितनी बार करनी है, या और रिवीजन आपका ये जो इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया होगा इसको रिवाइज कितने बार करना है। सर रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला था ना सर, हाँ, वो ऑन साइट इमरजेंसी प्लान वो एम्प्लॉयर का,
और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को नहीं है ना, वो भी वो एम्प्लॉयर का ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक बार फिर से बोलेंगे? responsibility of preparing the हाँ emergency response plan हाँ for on-site and off-site. हम्म, Like in on-site, it is employer's responsibility. For off-site also, it is employer responsibility, but it should be in line with. Off-site emergency plan is that should be in line with the district authorities, ठीक है ये। लेकिन ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान जो है, it is not prepared by the employer, it is prepared by the district authority in line with the employer। आपने उल्टा बोला अभी, इसमें ऑन साइट का तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर का ही है। ऑन साइट Yes, sir. emergency plan is actually prepared by the employer or the occupier. Is it clear? Yes. In case of off-site emergency plan actually for the district authority, but in consultation with the employer or the Okay, occupier. sir. Yeah. ठीक Okay, है? sir. So for example, Dear, please mute your